स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी जूनियर अकाउंटेंट NTRA की तैयारी चल रही है और उसके अंदर चूंकि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो अभी हमने जो सब्जेक्ट ले रखा है वो है GF एंड AR। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसका चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है। हमेशा की तरह आज भी अपन 10 MCQ कवर करेंगे। तो क्वेश्चन 101, इससे पहले हमारे 10 वीडियोज़ के अंदर 100 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है जो GA सीरीज आप सुनते हैं, जैसे आपने GA 55 सुना, GA 56, GA 48, ये सब क्या हैं? ऑप्शंस हैं। ये सब GF एंड AR में विभिन्न उद्देश्यों हेतु निर्धारित मानक प्रपत्रों की सीरीज है। ये सब RSR की सीरीज है। ये सब CCA रूल्स की सीरीज है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो बार बार आप सुनते हैं, जो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, तो ये जो GA सीरीज है वो क्या है? तो ये एक्चुअली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, परफॉर्मे हैं। और ये परफॉर्म में कहाँ गिवन है? ये GF एंड AR में गिवन है। तो इसका A ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बट अभी अपन चूंकि GF एंड AR पढ़ रहे हैं तो इसलिए, पर बाद में तो एकदम से क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आपका RSR भी है, राजस्थान सर्विस रूल भी है, CCA सिटी कॉम्पनसेंट्री अलाउंस होते हैं, उसके रूल्स स्पेसिफिकली हमारे कोर्स में नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, जैसे आपने GA 15 सुना हुआ है, तो GA 15 क्या है कि जब अपन रेवेन्यू को क्लासीफाई करने में कोई गलती करते हैं तो उसका एक स्टेटमेंट तैयार होता है कि हमने यहाँ गलती करी, तो उसका परफॉर्मा GA 15 में गिवन है। ये जैसे कैश बुक जो जनरल है उसका प्रारूप 48 में गिवन है। कैश बुक जो अन्य मामलों के लिए है उसका प्रारूप GA 50 में गिवन है। मनी ऑर्डर चेक वगैरह के लिए हम एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, उसके लिए GA 51, GA उसका भी GA 50 ही है, सॉरी। जो डुप्लीकेट की रजिस्टर, आज ही इसके ऊपर हम बात करेंगे। एक डुप्लीकेट की रजिस्टर होता है वो, उसके लिए GA 51 है। रिसिप्ट जो जनरल सभी विभाग यूज़ करते हैं वो GA 55 है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो रसीदें यूज़ करता है उनका परफॉर्मा GA 56 में गिवन है। चालान GA 57 में बना के प्रस्तुत किया जाता है। जब गवर्नमेंट को कोई पेमेंट करता है तो वो 57 GA 57 में परफॉर्मा गिवन है। और नो ड्यू का सर्टिफिकेट GA 89 है। बस इतने भर हैं, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि GF एंड AR के 2 वॉल्यूम हैं। वॉल्यूम 1 में तो चैप्टर्स हैं जिनमें से कुछ चैप्टर्स आपके कोर्स में हैं, और वॉल्यूम 2 में डिफरेंट फॉर्म्स गिवन है। तो बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसकी भी एक प्रेजेंट सीरीज़ है और एक न्यू सीरीज़ है। तो मैंने कुछ एक बस लिखे हैं। तो ये GF एंड AR के स्टैंडर्ड फॉर्म्स की सीरीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किसी व्यक्ति पर बकाया सरकारी राशि का उसके द्वारा चेक से भुगतान करने पर बैंक के संग्रह प्रभार किसके द्वारा वहन किए जाएंगे? क्वेश्चन का पहले सिंपल मतलब बताऊं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर पेमेंट निकलता है, गवर्नमेंट का किसी चीज़ का पैसा बाकी है, कोई फीस बाकी है, पेनल्टी बाकी है, GST बाकी है या एक्साइज कुछ भी बाकी है। तो जो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति उसका पेमेंट चेक से करेगा और अगर बैंक कलेक्शन चार्जेस लेने वाला है तो किससे लेगा? रिसिपिएंट यानी पाने वाले सरकारी विभाग से लेगा। ऑप्शन ए कहता है पाने वाले सरकारी विभाग से लेगा, नहीं। बी ऑप्शन कहता है कि बैंक का नाम ऐसी जब प्राप्तियां करता है, यानी जो गवर्नमेंट के लिए कलेक्शन करता है उसमें चार्जेस नहीं लेता, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चेक प्रस्तुत करने वाले के द्वारा, हाँ। तो बैंक अगर चार्जेस लगाए जाने हैं, तो अगर सरकारी प्राप्ति भी हो रही है तो जो भुगतान करने आया है उसी को पेमेंट करना होगा। मान लीजिए 0.1% चार्जेस है और मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की पेमेंट है और मान लीजिए 100 रुपये के चार्जेस हैं, तो वो 100 रुपये के चार्जेस भी जो पेमेंट करने आया है वो देगा। तो वो जो चेक काटेगा वो 1 लाख और 100 रुपये का होगा। ठीक है, इसका मैं आपको नियम पढ़ा देता हूँ। नियम संख्या 44 कहती है कि बैंक के कलेक्शन चार्जेस अगर कोई हैं तो जैसा बैंक कहेगा या तो बैंक वसूल करेगा या बैंक जैसा कहेगा चेक प्रस्तुत करने वाले पक्षकार से वसूल किए जाएंगे फ्रॉम द पार्टी प्रेजेंटिंग द चेक। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन तब सिंपल है जब आपका ये सुना हुआ है। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको डायरेक्ट MCQ करा रहा हूँ और MCQ का पर्पज़ ये कि आपको नियम समझ में आ जाए। ठीक है, सामान्यतः है खजांची यानी जो कैशियर होता है उसको निम्नलिखित अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखने चाहिए: खाली रसीद बुक, उपयोग में आ रही रसीद बुक, उपयोग में ली गई रसीद बुकों के प्रतिपर्ण काउंटर फॉइल, उपयोग सभी। बिल्कुल, ये सारे के सारे उसे अपनी पर्सनल कस्टडी में रखने चाहिए। जो कैशियर है, जो कैश का संभाल रहा है, तो कैशियर का काम क्या होता है? कैश लेना देना। तो जब हम किसी से कैश, मान लीजिए आप खुद को कैशियर मान लीजिए, जब हम किसी से कैश लेते हैं तो बदले में सामने वाले को रसीद देते हैं। तो जो रसीद बुक भर चुकी है वो आपको सॉरी, जो रसीद बुक आपके पास अभी पड़ी हैं, खाली हैं, अभी तक आपने यूज़ नहीं किया, आपको उनको संभाल के रखना है। जो करंटली यूज़ में आ रही है आपको उनको संभाल के रखना है। ठीक है, और जो रसीद बुकें आप यूज़ कर चुके हैं उसका जो काउंटर फॉइल है, मान लीजिए कि जैसे ये एक रसीद है, तो मेन रसीद के जैसे 2 हिस्से हैं,
तो ये जो दायां हिस्सा जहाँ पे मैं निशान बना रहा हूँ वो हिस्सा तो आपने उसको पेमेंट करने वाले को दे दिया, और ये वाला जो हिस्सा होता है, जो छोटा हिस्सा होता है, इसको काउंटर फॉइल बोलते हैं, ये हमारे पास ही रह जाता है। तो हमें ये भी संभाल के रखना चाहिए। तो हमें तीनों तरह की रसीद बुकें संभाल के एक तरह से रखनी होती है, जो काम में आ चुकी हैं, जो काम में आने वाली हैं, और जो करंटली काम में आ रही हैं। और ये सब कैशियर को अपने पास अलमारी में, तिजोरी में संभाल के रखनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे नियम 60 में जहाँ खजांची के कर्तव्य बताए गए हैं, वहाँ बहुत सारे कर्तव्य बताए गए हैं। तो वहाँ कहता है कि जो भी व्यक्ति कैशियर है, या जिसे अपने कैश को हैंडल करने का काम दिया है, उसके क्या कर्तव्य होंगे। तो बहुत सारे कर्तव्यों के बाद पांचवें कर्तव्य में लिखा है बिलों, वाउचरों, उपयोग में ली गई तथा खाली रसीद बुकों, चेकों, बुकों आदि की अभिरक्षा। तो वो सबकी अभिरक्षा करेगा। जो जो बिल हैं, वाउचर्स हैं, चेक बुक्स हैं, रिसिप्ट बुक हैं, जो यूज़ में आ चुके हैं, आने वाले हैं, उन सबको, आ रहे हैं, उन सबको वो संभाल के रखेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अराजपत्रित कर्मचारी भुगतानकर्ता को दी जाने वाली रसीद पर जनरली हस्ताक्षर नहीं कर सकता। हमने ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, पर पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि रसीद पे साइन कौन करेगा। तो या तो जो आपका कार्यालय अध्यक्ष होगा, जो आपका हेड ऑफ ऑफिस होता है, वो रिसिप्ट पे साइन करेगा, या ये जिस व्यक्ति को अथोराइज करेगा वो गजेटेड ऑफिसर रिसिप्ट पे साइन करके दे सकता है। ठीक है। तो या तो हेड ऑफ ऑफिस साइन करेगा, या जिस गजेटेड ऑफिसर्स को अथोराइज किया गया है वो रसीद पे साइन करेगा। लेकिन कुछ मामलों में अराजपत्रित अधिकारी, जो नॉन गजेटेड ऑफिसर्स हैं, वो भी साइन कर सकते हैं। अभी एक पूरी लिस्ट आएगी कि ये नॉन गजेटेड ऑफिसर साइन कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन वहीं से है कि बताइए इनमें से कौन सा नॉन गजेटेड ऑफिसर साइन नहीं कर सकता। अब जो नायाब तहसीलदार है वो नॉन गजेटेड है, लेकिन वो साइन कर सकता है। जो पुलिस उपनिरीक्षक है, जो पुलिस के एसआई साहब हैं, वो भी रिसिप्ट पे साइन कर सकते हैं। जो किसी प्राइमरी स्कूल का इंचार्ज है, चूंकि इंचार्ज वर्ड आ गया तो वो भी साइन कर सकता है। लेकिन प्राइमरी स्कूल के अदर टीचर्स जो कि नॉन गजेटेड होते हैं और उनको अलाउ भी नहीं किया गया है। ठीक है। तो आप समझे, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ, हेड ऑफ ऑफिस साइन कर सकता है, गजेटेड ऑफिसर साइन कर सकता है, और मैं अभी एक लिस्ट पढ़ने वाला हूँ, उस लिस्ट में करीबन 15 नाम आएंगे। वो 15 नाम वाले नॉन गजेटेड ऑफिसर्स भी रिसिप्ट बुक पे साइन कर सकते हैं। लेकिन उस लिस्ट में आप पाएंगे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स नहीं हैं। तो अब मैं आपको लिस्ट पढ़ के सुनाता हूँ। लिस्ट हालांकि पहले वीडियो में भी एक बार आ चुकी है। कहता है किसी भी कोई भी रूल पहले आगे लिखा हुआ हो, लेकिन निम्नलिखित श्रेणी के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, लेकिन अराजपत्रित हैं, पर ही साइन कर सकते हैं। जैसे एक वो ऐसा कैशियर जिसने सिक्योरिटी जमा करा दी हो, एक ऐसा खजांची जो सिक्योरिटी दे चुका हो, वो रिसिप्ट पे साइन कर सकता है। कार्यालय अधीक्षक, जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है, वो साइन कर सकते हैं। जो जूनियर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट है वो साइन करके दे सकते हैं। नायब तहसीलदार या सिंचाई राजस्व उपनिवेशन विभाग में समान पदों के अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो इन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो भी रसीद पे साइन कर सकते हैं। जो पुलिस के सब इंस्पेक्टर हैं, एसआई हैं, वो भी कर सकते हैं। न्यायालयों में जो नाजिर का कार्य करते हैं वो भी साइन कर सकते हैं। आबकारी निरीक्षक, जो ये जो एक्साइज के होते हैं इंचार्ज, भंडारगरों को वेयर हाउसेस बोलते हैं, वेयर हाउसेस के प्रभारी, आबकारी निरीक्षक, और चौकी के प्रभारी, सेल टैक्स निरीक्षक, ये सब भी साइन कर सकते हैं। सर्किट हाउस का जो इंचार्ज है वो रसीद पे साइन कर सकता है। न्यायालय में जो रीडर है जिसने प्रतिभूति प्रस्तुत कर दी है वो भी। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के न होने पर उपकोषागार में जमा कराए गए भू राजस्व संग्रह के बारे में टीआरए, तहसील राजस्व लेखाकार, तो तहसीलदार और नायब तहसीलदार ना है तो जो टीआरए होते हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो भी जमा करा सकता है, वो भी रसीद दे सकता है। खान फॉरमैन, फॉरमैन वैसे ध्यान रखता है कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं। वन विभाग का नाकेदार, पटवारी, पटवारी कब उसके द्वारा संग्रह की गई भू राजस्व की प्राप्तियों के लिए। तहसीलदार के दौरे पर जाने पर उसकी अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार या तहसील द्वारा प्राधिकृत अन्य वरिष्ठ अराजपत्रित सरकारी कर्मचारी, तथापि शर्त यह है कि उसकी अनुपस्थिति में ऐसी रसीद जारी करने की तहसीलदार स्वयं उचित जांच करेगा। तो अगर तहसीलदार दौरे पे है तो नायब तहसीलदार साइन कर सकते हैं, या कुछ मामलों में अगर उन्होंने किसी और नॉन गजेटेड ऑफिसर को काम सौंपा है तो बाद में आके वो उसकी जाँच करेंगे। इसी तरह से देवस्थान विभाग जो मंदिरों को संभालता है, उसके प्रबंधक, तो ये सारे नाम आप पढ़ लीजिएगा, मैं दोहरा रहा हूँ। कैशियर जिन्होंने एडिकेट सिक्योरिटी दे दी है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, नायब तहसीलदार या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इक्वलेंट रैंक इन इरिगेशन, रेवेन्यू, कॉलोनाइजेशन डिपार्टमेंट,
सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, नाजिर ऑफ कोर्ट, एक्साइज इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ वेयर हाउसेज एंड सेल टैक्स इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ एन आउटपोस्ट, सर्किट हाउस ऑफ इंचार्ज, कोर्ट रीडर हु हैज फर्निश्ड सिक्योरिटी, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिपॉजिट इन द सब ट्रेजरी इन द एब्सेंस ऑफ तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार, माइंस फॉरमैन, फॉरेस्ट नाकेदार, पटवारीज, नायब तहसीलदार, ये जो जिनको काम देके गए हों, और मैनेजर ऑफ देवस्थान डिपार्टमेंट। बार बार पढ़ने का पर्पज़ ये है क्योंकि मैंने कहा ना, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो जैसे जनरल सब्जेक्ट होते हैं, ये बहुत नियमों वाला सब्जेक्ट है। बार बार पढ़ेंगे, सुनेंगे, शब्द अंदर जाएंगे तो फिर क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, कार्यालयों में अत्यधिक नकद शेष नहीं रखा जाए तथा आवश्यक होने पर ही राशि आहरित की जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए विभागाध्यक्ष HOD हेड ऑफ ऑफिस के नकद शेषों की आकस्मिक जांच का निम्नलिखित को अधिकार है। देखिए रूल ये बना हुआ है कि ऑफिस में आपको ज़्यादा पैसा कैश में नहीं रखना है, थोड़ा पैसा इकट्ठे होते ही उसे बैंक में जमा करा दो, और राशि आप ट्रेजरी से या बैंक से तभी मंगाओ जब आपको बहुत ज़रूरी है। तो कोई मतलब इस नियम का उल्लंघन यानी वायलेशन तो नहीं कर रहा है, कोई ऑफिस ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा कैश मेंटेन करके बैठा है, अननेसेसरी कैश विड्रॉल कर रहा है। तो इसके लिए क्वार्टरली सरप्राइज चेक होती है। तो ये क्वार्टरली सरप्राइज चेक कौन करेगा? ऑप्शन है विभाग के वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखाधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, ये करेंगे। बिल्कुल जिस विभाग में, जैसे हम कॉलेज में हैं तो हमारा उच्च शिक्षा विभाग लगता है, तो उच्च शिक्षा विभाग के जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं या जो चीफ अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंट ऑफिसर्स हैं, वो हमारी क्वार्टरली सरप्राइज विजिट करके इस चीज़ को अश्योर कर सकते हैं कि रूल वायलेशन तो नहीं हो रहा। इसी तरह निरीक्षण विभाग के निदेशक, उप निदेशक निरीक्षण, सहायक लेखाधिकारी या आंतरिक जांच दल के प्रभारी भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों, तो इसका आंसर उपयुक्त दोनों है। मैं इसका नियम पढ़ा देता हूँ। ज़्यादा कैश ना रखा हो ऑफिसेज में, इसको मेक श्योर करने के लिए ये नियम बने हुए हैं। कुल मिला के इसमें 3 नियम है, पहले आप सुनिएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अत्यधिक शेष ना रहे और निधियां तुरंत भुगतान करने के लिए ही कोषागार से आहरित की गई हैं। प्राप्त की गई राशि को रोका नहीं किया है, बल्कि कोषागार में अविलंब जमा करा दिया गया है। हेड ऑफ ऑफिस से अपेक्षा की जाती है कि वो प्रत्येक महीने के अंत में रोकड़ पुस्तिका में नकद शेष का सत्यापन करेगा। तो पहली जिम्मेदारी तो हेड ऑफ ऑफिस पर डाली गई है। सबसे पहले हेड ऑफ ऑफिस का ये काम है कि वो हर महीने कैश बुक में जो कैश रखा हुआ है और जो अलमारी में पैसा रखा हुआ है, कस्टडी में पैसा रखा हुआ है, उसको वो मिलान करेगा, सत्यापन करेगा। ठीक है, और अपना साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी साइन करके देगा कि मैंने इस दिन ये जांच की है। इसके अलावा उसे महीने में एक बार कहें सरप्राइज चेक भी करना चाहिए। ये बातें हमारी पहले किसी क्वेश्चन के जवाब में हो चुकी है कि महीने में एक बार रूटीन चेक और महीने में एक बार कभी भी सरप्राइज चेक जो हेड ऑफ ऑफिस हैं उनको करनी चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं या जो आपके HODs होते हैं या जो हेड ऑफ ऑफिस होते हैं, उनके ऑफिसों की जांच एक बार क्वार्टरली जांच की जाएगी। क्वार्टरली मतलब यही चीज़ अश्योर करने के लिए क्वार्टरली जांच भी की जाएगी। वो कौन करेगा? वित्तीय सलाहकार, मुख्य लेखाधिकारी। अभी मैं आपको हायरार्की पढ़ाऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप जूनियर अकाउंटेंट से होते हुए चीफ एडवाइज़र तक कैसे पहुंचेंगे या फाइनेंशियल एडवाइज़र तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत लंबा जर्नी है, तो वो आपको ये सारे के सारे अधिकारी और पोस्टें समझ में आ जाएंगी। और इसी तरह ये जांच निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय के निदेशक, उप निदेशक, सहायक लेखाधिकारी और आंतरिक जांच दल द्वारा की जाएगी। तो ये दोनों ही इसकी जांच कर सकते हैं। अब मैं आप इंग्लिश में आप पढ़ लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने हमेशा कहा है कि ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं, वीडियोज़ तो ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे हैं और फ्रीली अवेलेबल हैं ही हैं। अगर आपको इस चैप्टर की PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है उसे डाउनलोड करके भी आप उसको फ्री में आपको PDF मिल सकते हैं, और आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक के। ठीक, देखिए सबसे पहले एक होता है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट के बाद जब आप थोड़ी तरक्की करेंगे तो आप बनेंगे AAO सेकेंड, है ना, AAO सेकेंड। ठीक है, उसके बाद AAO फर्स्ट, उसके बाद AO अकाउंट ऑफिसर, उसके बाद सीनियर अकाउंट ऑफिसर, फिर चीफ अकाउंट ऑफिसर, फिर आप बनेंगे फाइनेंशियल एडवाइज़र। तो हमने कहा कि जब जांच होगी जैसे जो सरप्राइज चेक होगा, तो सरप्राइज चेक में कौन आ सकते हैं? फाइनेंशियल एडवाइज़र आ सकते हैं, चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर आ सकते हैं, सीनियर अकाउंटिंग ऑफिसर आ सकते हैं, AO आ सकते हैं। ये सब थे, देखो इनके सारे के नाम। और सहायक लेखाधिकारी AAO भी आ सकते हैं। ठीक है, ये हायरार्की है, ये हायरार्की आपको याद रखनी है। होप आप यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक पहुँच पाएँ।
स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पे इजीली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। वेल, ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं। एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, आरएसआर 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं, या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं, तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे, वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो पर पे आप हमें। अगला क्वेश्चन कहता है, विभागीय तिजोरियों की डुप्लीकेट चाबियां कार्यालय अध्यक्ष की मोहर लगाकर किसकी अभिरक्षा में रखी जाएंगी? वेल, जो हमारे ऑफिसेज की चाबियां होती हैं वो तो खैर हमारे पास हम ही रखते हैं, लेकिन जो डुप्लीकेट कीज़ होती हैं वो कहाँ रखी जाएंगी? पहला ऑप्शन है महालेखाकार यानी अकाउंटेंट जनरल की अभिरक्षा में। नहीं, उनको परेशान मत करो। उससे अगले उच्चतर प्राधिकारी की अभिरक्षा में। ये बिल्कुल सही है कि मान लीजिए हमारे कॉलेज की अगर कहें चाबियाँ, तो एक साइड तो हमारे पास रहेगा। डुप्लीकेट कीज़ जो हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास रखी जाएगी। इन केस ऑफ इमरजेंसी के लिए डुप्लीकेट कीज़ जो होती हैं हमेशा जो आपका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी होता है उसके पास रखी जाती हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास मत रखो, वहाँ पहले ही बहुत ज़्यादा काम है। संबंधित जिला कलेक्टर की अभिरक्षा में वहाँ पे भी मत रखो, वहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम है। ये तो जस्ट कहने की बात है, आपको याद रखना है कि जो आपका नेक्स्ट हायर अथॉरिटी है आपको वहाँ रखनी है। मैं इसका नियम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें देखो, जब ये आपके सामने स्क्रीन आता है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिसे बार बार कह ही रहा हूँ। तो इसमें बहुत सारे नियम है। पहली बात तो लिखा है कि जैसे विभागीय तिजोरियों की डुप्लीकेट चाबियाँ किसकी मोहर लगाई जाके, जो हेड ऑफ ऑफिस होगा, हेड ऑफ ऑफिस अपना साइन करेगा, उसके ऊपर सील लगा के रखी जाएंगी। कहाँ रखी जाएंगी? उनसे अगले उच्चतर प्राधिकारी की अभिरक्षा में। तो हमारे जो नेक्स्ट हायर अथॉरिटी हैं उनके पास रखी जाएंगी। उसके बाद क्या है, एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, जिसका मैंने जिक्र आज पहले क्वेश्चन में किया। GA51 में एक रजिस्टर मेंटेन होगा जिसका नाम रखा जाएगा डुप्लीकेट की रजिस्टर। और फिर हर साल आपको अप्रैल में कीज़ एक बार वहाँ से मंगानी है, जहाँ आपने अथॉरिटीज़ के पास रखवाई है, वहाँ से हर साल आपको अप्रैल में उनसे कीज़ मंगानी है, देखना है कि कीज़ ओके हैं वगैरह,
और वापस से फ्रेश सील और साइन करके आपको वापस भिजवा देनी है। ठीक है, फाउंड ओके करके आपको वापस भिजवा देनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। कोषागार के डबल लॉक की डुप्लीकेट चाबियां कहाँ रखी जाती है? अभी अलग क्वेश्चन है। पहले वो था कि ऑफिसेज की डुप्लीकेट चाबियां कहाँ रखी जाएगी, अभी ट्रेजरी की चाबियां हैं, तो ट्रेजरी मतलब सेंसिटिव, उसकी जो डुप्लीकेट चाबियां हैं वो रखेंगे हम कलेक्टर के पास। ऑप्शन है कि वो एजी की अभिरक्षा में रखी जाएंगी, गलत। फाइनेंस डिपार्टमेंट की अभिरक्षा में, गलत। संबंधित जिला कलेक्टर की अभिरक्षा में, बिल्कुल सही। और निदेशक कोष और लेखा डीटीए डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, नहीं। जिला कलेक्टर के पास ही क्यों रखी जाएंगी, इसका भी लॉजिक मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ आपको। देखो, आपने सुन रखा है कि सारे के सारे जितने भी ट्रेजरी होती हैं उसमें राजस्थान लेखा सेवा के अधिकारी, कोषाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, हमने ये बात कर रखी है कि जितनी भी ट्रेजरी होती हैं उसमें जो राजस्थान अकाउंट सर्विसेज के लोग होते हैं वो वहाँ पे ट्रेजरार की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और आज थोड़े विकल्प ज़्यादा ही निकल रहे हैं, बट एनीवेज जो आपका डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर होता है, जो जिला का जिलाधीश होता है, वो आपका जिला कोषाधिकारी भी होता है। राजस्थान कोषागार नियम, राजस्थान ट्रेजरी रूल्स के अनुसार जो जिले का कलेक्टर होता है वो जिला कोषाधिकारी भी होता है, तो यानी हेड ऑफ वही हो गया, तो उसी के पास डुप्लीकेट चाबियाँ रहेंगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल भी बात खत्म कर सकते थे। जो ट्रेजरी है उसकी जो डुप्लीकेट कीज़ है वो किसकी कस्टडी में रहेंगी, वो जिला कलेक्टर जो होंगे उनके पास रहेंगी, क्योंकि वही जिला कोषाधिकारी होता है। ठीक है, और इससे पहले किसी और क्वेश्चन के जवाब में आया था कि जितनी भी ट्रेजरीज होती हैं उसमें जो ऑफिसर्स नियुक्त होते हैं वो कौन से होते हैं, वो राजस्थान अकाउंट सर्विस से बिलोंग करते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, खजांची या राजकीय राशि प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं। जो कैशियर है या जो गवर्नमेंट मनी डील करता है उसके क्या कर्तव्य हैं? भुगतान करना तथा प्राप्तकर्ता से उचित रसीद लेना, कर्मचारी को दिए गए अग्रिम का समायोजन करना। तो अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें सामने वाले से रसीद लेनी चाहिए। ठीक है, हम किसी को भी पेमेंट करें हमें सामने वाले से रसीद लेनी होती है, उसके ऊपर सील ठप्पा लगा के या साइन लगा के आधार कार्ड वगैरह के साथ हमें उससे रसीद लेनी होती है। और जो हम कर्मचारियों को एडवांस देते हैं हमें उनका भी एडजस्टमेंट करना होता है। हमने एक वीडियो में पढ़ा था कि हमें लाल स्याही से एडवांसेस को लिखने चाहिए और फिर वापस जब जमा हो जाते हैं तो जमा की तरफ लाल स्याही से वापस प्रविष्टियाँ करनी चाहिए और खर्चों को नॉर्मल दर्ज करना चाहिए, ये सब हमने सुना था। सेवा डाक टिकटों का लेखा, जो रेवेन्यू स्टैम्प, एक तो रेवेन्यू स्टैम्प होते हैं जो जनरली 5,000 से बड़ी रसीदों में लगाए जाते हैं, इसके अलावा एक पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं, तो आपको उन डाक टिकटों का लेखा करना है। जो बिल ट्रेजरी भेजे जाते हैं, एक बिल रजिस्टर होता है जिसको बिल प्रेषण पंजिका बोलते हैं, आपको वो मेंटेन करनी होती है। इसके अलावा कैश बुक में जितना कैश है उसको फिजिकली वेरीफाई करना है। देखो कैश बुक में तो आपका लिखा हुआ है कि 17,000 रुपये है, तो 17,000 रुपये आपका तिजोरी में है या नहीं वो भी आपको देखना है। इसके अलावा जो भी कार्य उसे सौंपा जाए उसे करना है। तो ये सारे के सारे काम है, तो कैशियर की ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं। थोड़ा सा रिस्की काम होता है, रिस्की तो क्या है मतलब जिम्मेदारी वाला काम है। उसके बाद है नियम 52 के तहत दिए गए सुरक्षा नियमों की अनुपालना में निम्नलिखित को अपवादजनक परिस्थितियों के अलावा बैंक में राशि जमा करने या कार्यालय उपयोग हेतु निकालने के लिए नहीं भेजा जा सकता। अब एक नियम बनाया है, उसमें इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसे आप बैंक नहीं भेजेंगे पैसे जमा कराने के लिए या वहाँ से बैंक से पैसे निकालने के लिए, आप उन्हें नहीं भेजेंगे। तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर जो AAO साहब हैं उनको आप भेज सकते हो बैंक में, मतलब वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको आप भेज सकते हो। जो खजांची कैशियर है वो भी बैंक में जा सकता है, जमा करा सकता है, निकाल के ला सकता है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी चपरासी, क्लास 4th एम्प्लॉई पियोन के ऊपर आप इतनी भारी जिम्मेदारी मत डालिए, उनको आप नहीं भेज सकते। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी है। और इसके अलावा क्लर्क को आप भेज सकते हो। तो देखा आपने, मतलब आपको ये याद रखना है कि आप 4th ग्रेड एम्प्लॉई या ग्रेड 4 एम्प्लॉय कह लीजिए, या जो चपरासी हैं उन्हें आप नहीं भेजेंगे बैंक, ठीक है, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए, खास करके पैसा जमा करने के लिए और निकालने के लिए। इसका नियम सुन लीजिए, नियम 52 सुरक्षा व्यवस्था, कि जो आपके हेड ऑफ ऑफिस होते हैं या जो DDO होते हैं वो राशि जमा कराने के लिए और ऑफिस के लिए लाने के लिए समुचित सुरक्षा प्रबंधों की व्यवस्था करेगा। मतलब जिम्मेदारी जो प्राइमा फेसी डाली गई है वो DDO या हेड ऑफ ऑफिस पर डाली गई है कि वो सेफ्टी मेजर्स रखेगा। चपरासियों को बैंक में राशि ले जाने अथवा राशि लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, चपरासियों के लिए क्लियर मना किया गया है। जब किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को इस प्रयोजनार्थ लगाना परम आवश्यक हो तो केवल एक ऐसे
ऐसे स्थायी कर्मचारी को ही चुना जाएगा जो विश्वास करने योग्य सिद्ध हो चुका हो। फिर भी अगर आपको किसी ग्रेड 4 एम्प्लॉय को भेजने की ज़रूरत पड़ जाए तो मेक श्योर वो परमानेंट हो और मतलब वो अपनी ईमानदारी अलग अलग भिन्न भिन्न मौक़ों पे साबित कर चुका हो, यानी आप उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, आगे आगे अपनी ईमानदारी साबित की हो। अदरवाइज़ आप अवॉइड कीजिए। TF&R के नियम आपको पढ़ाए इसलिए जा रहे हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, डूज़ और डोंट्स की जानकारी ही दी जा रही है, तो उसी में ये जानकारी आपको संभाल के रखनी है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोई भी ऑनलाइन भुगतान करने के लिए जो प्रेषक होगा वो ई ग्रास पर लॉगिन करेगा, ई चालान तैयार करने के लिए ब्यौरा देगा, तब एक अनन्य पहचान संख्या यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर सृजित किया जाएगा जिसे GRN कहेंगे। तो GRN का क्या फुल फॉर्म है, तो इसमें एक प्रोसीजर बताया है और प्रोसीजर के बाद एक इन्होंने क्वेश्चन रखा है। वैसे मतलब यूँ समझो कि कोई भी व्यक्ति जब सरकार को पेमेंट करना चाहता है तो वो ई ग्रास की वेबसाइट पे जाएगा, वहाँ पे वो लॉगिन करेगा, लॉगिन करके जो डिटेल्स हैं वो डिटेल सबमिट करेगा, तब एक नंबर जनरेट होगा, वो एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, यानी उससे पहले वो नंबर जनरेट नहीं हुआ होगा, एक यूनिक नंबर जनरेट होगा, उसे हम GRN कहेंगे। तो GRN क्या है, गवर्नमेंट रिसिप्ट नंबर कि गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर कि गवर्नमेंट रेवेन्यू नंबर, तो इसका आंसर है गवर्नमेंट रेफरेंस नंबर। ये आपको GRN का फुल फॉर्म आपको याद करना है, ठीक है। तो सिंपल है क्वेश्चन, वो कैसे भी बना सकता है। क्वेश्चन मैं बना पाया, समझ पाया, मैंने बना दिए हैं। तो IFMS के अधीन इलेक्ट्रॉनिक सरकारी प्राप्ति लेखा प्रणाली ई ग्रास का है गवर्नमेंट आपका रिसिप्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो कोई भी ऑनलाइन भुगतान प्रेषण करने के लिए प्रेषक या पाने वाला https://egras.ras.nic.in को लॉगिन करेगा, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है, इस पर वो लॉगिन करेगा। प्रेषक ई चालान तैयार करने के लिए विहित ब्यौरा भरेगा, जो डिटेल्स होंगी वो भरेगा। एक अनन्य पहचान संख्यांक अर्थात सरकारी निर्देश संख्यांक GRN प्रत्येक और हर लेन देन के लिए सृजित किया जाएगा। और यहीं पे देखिए लास्ट में येलो किया हुआ है, A unique identification number that is the government reference number shall be created for each and every transaction. होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा, आसान वीडियो था, ठीक है। आज थोड़ा आपको एनर्जी में कमी लग सकती है, बट क्वेश्चन बड़े आसान थे। होप आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।